रिपोर्ट में ये कहा गया कि 15 जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं, उन 15 शहरों में से 14 शहर भारत में हैं। और हमारे जो बड़े शहर हैं, कानपुर, फरीदाबाद, बनारस, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला, जोधपुर और अनेक जो हमारे शहर हैं, वो दुनिया के जो सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनकी श्रेणी में सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं। और कई बार इस सदन में इस बात पे चर्चा हुई कि हमारी जो न्यायपालिका है वो बहुत ही एक्टिविस्ट मोड में रहती है, और कई सदस्यों ने और बहुत ही गणमान्य सदस्यों ने कई बार उसके ऊपर चिंता भी व्यक्त की है। पर मैं अध्यक्ष जी आज अपने आप से ये पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में हर वर्ष ये प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार की तरफ से, सदन की तरफ से इस समस्या पर निजात पाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठती? क्यों लोगों को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? क्यों उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने पड़ते हैं कि दिल्ली की आबो हवा को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो आसपास के प्रदेशों की राज्य सरकारें हैं, उनको ये कदम उठाने चाहिए? ये बहुत एक गंभीर विषय है, क्योंकि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जब सरकार, जब सदन अपनी जगह छोड़ता है, तो उस जगह को भरने के लिए बाकी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अग्रसर हो जाती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस सदन से आज एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश को कि हम सब लोग, जिनको भारत की 124 करोड़ जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर यहां पर भेजा है, ये जो प्रदूषण की समस्या है इसके प्रति संवेदनशील है, इसके प्रति गंभीर है। और ये सिर्फ वायु प्रदूषित से संबंधित नहीं है। हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो लेक्स हैं, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिम नदियां हैं, वो आज सब बहुत ही भयंकर प्रदूषण का शिकार हो रही है। गंगा नदी के ऊपर चाहे सरकार आज इनकी हो, उससे पहले चाहे सरकार हमारी रही हो, अनेक प्रयास किए गए कि गंगा नदी के प्रदूषण को साफ किया जाए। पर आज भी परिस्थिति ये है अध्यक्ष जी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो वातावरण मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। 86 उनके लाइव मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उनमें से 78 जगह के ऊपर पानी पीना तो छोड़ दीजिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह कहा है कि वो पानी नहाने के लायक भी नहीं है। इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। यही हाल हमारी हिम नदियों का है। अभी सरकार ने जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको पर्यटन के लिए खोला है, पर सियाचिन ग्लेशियर जो हिम नदी है वो इस दुनिया का 3rd पोल माना जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद अगर कहीं पर बर्फ की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, सबसे बड़ी मात्रा में बर्फ है, तो ये हिमालय की और काराकोरम की पहाड़ियां हैं। और 1990 से लेकर अध्यक्ष जी 2019 तक वो जो सियाचिन की हिम नदी है
वो 3 किलोमीटर घट चुकी है। हर साल, हर वर्ष 100 मीटर की रफ्तार से वो जो हिम नदी है वो कम हो रही है। और ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के प्रदूषण को साफ नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन की राजधानी बीजिंग है। एक समय यह था कि बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था और 1998 में चीन की सरकार ने बीजिंग के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया। और मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है, ये उसकी रिपोर्ट है। वो ये कहती है कि 1998 एयर पोल्यूशन इन बीजिंग वाज डोमिनेटेड बाय कोल कंजम्पशन, combustion and motor vehicles. Major pollutants exceeded national limits. Over the next 15 years, Beijing implemented a series of measures focused on energy infrastructure, optimization, coal-fired pollution control, vehicle emission controls. By 2013, levels of air pollutants had fallen and some pollutants like carbon monoxide and sulfur dioxide met national standards. In 2013, Beijing adopted a more systematic and intensive measures for air pollution control. By the end of 2017, fine particulate pollution, PM 2.5, जो सबसे ज्यादा घातक है मानवीय शरीर के लिए, fell by 35% and by 25% in the surrounding Beijing, Tianjin, Hebei region. Most of this reduction came from measures to control coal-fired broilers, providing cleaner domestic fuels and industrial restructuring. Over this period, annual emissions of sulfur dioxide, SO2, nitrogen oxides, particulate matter, PM10 and volatile organic compounds in Beijing decreased by 83%, 43%, 55% and 42% respectively. So, अध्यक्ष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि अगर बीजिंग की हवा साफ हो सकती है, अगर जो दुनिया के बाकी शहर हैं जो प्रदूषण का शिकार रही है उनकी हवा साफ हो सकती है, तो क्या हमें इच्छा शक्ति की कमी है? क्या ऐसा कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट है कि भारत के जो शहर हैं, भारत की जो राजधानी है, भारत के जो 15 महानगर हैं, उनकी हवा साफ क्यों नहीं हो सकती? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले की जो गंभीरता है, इस मामले की जो संवेदनशीलता है, उसको समझने की जरूरत है और उसके ऊपर एक युद्ध स्तर के ऊपर एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है। और ये जो समस्या है, ये वातावरण जो बदल रहा है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ था जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जितने 195 दुनिया के मुल्क इकट्ठे होकर उन्होंने ये फैसला किया था कि जो पृथ्वी गर्म हो रही है और जो उम्मीद है कि 2034 तक पृथ्वी का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सारा मौसम अस्त व्यस्त हो जाएगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उसको काबू करने की जरूरत है। ये 25th ईयर है जब से ये अंतर्राष्ट्रीय करार का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। अब दिसंबर के महीने में मैड्रिड में 3 दिसंबर से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये जो
क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ये विकसित देश और विकासशील देश इनके बीच बांटने को देखने की जरूरत नहीं। ये हर सरकार की, हर मानव का ये उत्तरदायित्व बनता है कि इसके ऊपर हम बहुत ही एक रचनात्मक तरीके से पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके ऊपर कार्य करें। और जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस में तय हुआ था पोलैंड में कि इसको क्रियान्वित करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, उस एक्शन प्लान को इस बार अपने एक मुकम्मल स्थान पर पहुंचाया जाए। जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, अध्यक्ष जी, हमारा यह मानना है कि जो वायु प्रदूषण से को रोकने के लिए 1981 में एयर एक्ट बनाया गया था, उस एयर एक्ट को और मजबूत करने की जरूरत है, उसको और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, जिससे इसके ऊपर रोक लग सके। इसके साथ साथ जनवरी 2018 में सरकार ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की घोषणा की थी। उसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, पर सरकार ने उसके ऊपर जो आउटले इस बजट में रखा है वो सिर्फ 300 करोड़ रुपया है, और 300 करोड़ रुपए में इस देश की हवा साफ नहीं होने वाली। तो इसलिए मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जब वो ऐसे रचनात्मक, ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर कोई घोषणा करते हैं और कोई एक्शन प्लान निर्धारित करते हैं, उस एक्शन प्लान को एक प्रॉपर फंडिंग के माध्यम से क्रियान्वित करने की रणनीति भी सदन के सामने रखें, जिससे जो सरकार की गंभीरता है इसके प्रति वो डेमोन्स्ट्रेट हो। अध्यक्ष जी, आपने आज सुबह एक बात कही थी कि सदन से जुड़ा हुआ कोई मामला इस सदन में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, पर मैं आपकी आज्ञा से एक बात, एक बहुत विनम्रता से बेनती करना चाहता हूं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चीज के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए कि सदन की एक स्थायी समिति बननी चाहिए, जैसे हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, एक स्टैट्यूटरी कमेटी बननी चाहिए जो सिर्फ प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, क्लाइमेट चेंज को और इससे जुड़े मुद्दों को देखे, और हर संसद के सत्र में हम ये सुनिश्चित करें कि एक दिन वो जो समिति है उसका क्या काम हुआ है, उसने क्या काम किया है, उसकी समीक्षा पूरा सदन करे। इससे एक संदेश जाएगा कि यह सदन इस मामले के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक बात निरंतर और लगातार कही जाती है कि जो आसपास वाले सूबे हैं, उन आसपास वाले सूबों में जो पराली जलाई जाती है उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। मेरा यह मानना है कि वो पराली जलाना गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, पर उससे जुड़ी कुछ आर्थिक रियलिटीज हैं जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है, जिससे कि जो छोटा किसान है, जो मजबूर होता है उन इकोनॉमिक्स की वजह से कि वो अपने खेत में जो स्टबल रह जाता है, जिसे हम पराली कहते हैं, उसे जलाता है, उस चीज को रोकने के लिए उसको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दिल्ली के प्रदूषण के आंकड़ों को देखें, 41% प्रदूषण व्हीकल से होता है, मोटर कारों से होता है, बसों से होता है, 18.6% इंडस्ट्री से होता है, 4 यहां पे थर्मल फायर्ड आपके पावर प्लांट्स हैं, आपके ये ब्रिक क्लिन्स हैं, म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट है उससे 3.9% प्रदूषण होता है। तो जो छोटा किसान है, जिसकी इस भारत के राष्ट्र संवाद में कभी आवाज सुनाई नहीं देती,
उसको अगर आप इस सारी प्रदूषण का गुनहगार बनाते हैं तो मेरा यह मानना है कि आप ना भारत के किसान के साथ और ना भारत की किसानी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा कि आज 102वीं जन्म शताब्दी है भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की, और इससे बहुत पहले कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज दुनिया में फैशनेबल हुआ, इसके ऊपर लोगों ने चर्चा शुरू की। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, वो अकेली अकलौती एक हेड ऑफ स्टेट थी पूरी दुनिया में से जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जाके शिरकत की और ये बात दुनिया के सामने रखी कि ये जो हमारा वातावरण है, ये जो हमारी इकोलॉजी है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज उनकी 102वीं जन्म शताब्दी के ऊपर उनको नमन करते हुए मैं आपकी अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि इस रचनात्मक चर्चा का आपने सदन में मौका दिया।